Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sabi, नर्सिंग एंड मेडिकल एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटल न्यूट्रिशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ लेते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि पेरेंटल न्यूट्रिशन पेशेंट को इंट्रावेनस के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इज कॉल्ड पेरेंटल न्यूट्रिशन। ओके, इंट्रावेनस के थ्रू पेशेंट को जब हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में हम पेरेंटल न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करते हैं? टू चेक एनेस्थीसिया अफेक्ट फर्स्ट गैग रिफ्लेक्स चेक। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? एनेस्थीसिया को चेक करेंगे, फिर उसके बाद अफेक्ट फर्स्ट गैग रिफ्लेक्स। अगर फर्स्ट गैग रिफ्लेक्स जो होता है वो टू चेक एनेस्थीसिया अफेक्ट फर्स्ट गैग रिफ्लेक्स चेक। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पहले हम चेक करेंगे एनेस्थीसिया को। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में हम क्या करेंगे? पेशेंट अगर पोस्ट ऑपरेटिव है, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद की हम कैसे हम चेक करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे उसमें एनेस्थीसिया। ठीक है, एनेस्थीसिया की कंडीशन में है, उसका असर है कि नहीं है उस पर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अफेक्ट उसको हम क्या करेंगे? गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे कि उसका फर्स्ट गैग रिफ्लेक्स अफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं? गैग रिफ्लेक्स हमेशा कॉटन एप्लीकेशन से चेक करते हैं। ठीक है, हम गैग रिफ्लेक्स किससे चेक करते हैं? कॉटन एप्लीकेशन से चेक करते हैं जो पोस्टीरियर फेरिंग्स पे होता है। ठीक है, जो पोस्टीरियर फेरिंग्स पे होता है उसे हम गैग रिफ्लेक्स को हम क्या करते हैं? कॉटन एप्लीकेशन से चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन वाया वेन के थ्रू हम न्यूट्रिशन कैसे देते हैं? सेंट्रल वेन एंड पेरिफेरल वेन। ठीक है, यूज सब क्लेविकल वेन एंड इंटरनल जुगुलियर वेन। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं? इसका यूज हम 4th वीक के लिए करेंगे। ठीक है, और पेरिफेरल वेन में PICC वेन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ठीक है, इसका यूज हम क्या करते हैं? मोर देन 4 वीक में हम करते हैं। ठीक है, इंडिकेट ऑफ TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में। ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में हम TPN में क्या करते हैं? 1 केस में हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, माल न्यूट्रिशन की केस में हम पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। मेजर सर्जरी की केस में, मेजर सर्जरी में क्या क्या होगा? फेशियल फ्रैक्चर अगर हुआ है तो भी हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन नहीं देंगे। एंड कमांडो सर्जरी में भी अगर हम कमांडो सर्जरी होता है तो उसमें भी हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। इसमें वीपल प्रोसीजर, अगर वीपल प्रोसीजर है तो भी हम TPN प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पेंक्रियाटाइटिस भी होती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी होती है। एंड सीवियर डायरिया एंड वॉमिटिंग के केस में, अगर सीवियर डायरिया के केस में है तो हम टोटल पेरेंटल TPN प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन ऑफ TPN इट इज़ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यह एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। ये वेन का सिरोसिस होगा। ठीक है, इसमें फ्लेबाइटिस भी होगा। ठीक है, इसमें वेन का सिरोसिस भी होगा एंड क्लेरोसिस भी होगा एंड फ्लेबाइटिस भी होगा। ठीक है, क्लेरोसिस क्या होता है? हार्डनिंग वेन होगा। इसमें क्या होगा? वेन जो होती है वो हार्ड हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, और वेन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरोसिस। ठीक है, स्क्लेरोसिस हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट डेक्सट्रोज के साथ में होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होती है एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड अमीनो एसिड होता है। ठीक है, इमल्सन भी होता है। TPN कैसे दिखता है? तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं TPN बैग।
टीपीएन बैग हमारा कैसे दिखता है, एमिनो एसिड इसको इसमें दो बैग जैसे बना होता है, उसमें टंगा लग हुआ होता है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट में क्या होगा, एमिनो एसिड होगा, सेकेंड में फैट होगा एंड थर्ड में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा कलर होता है, वाइट कलर का होगा। और ये जो नीचे का पार्ट है इसका क्या नाम है, मेडिकेशन पार्ट। ठीक है, इसमें मेडिकेशन होती है और इसमें क्या होता है, आईवी सेट लगाते हैं, इसमें कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें 2 चीज़ टीपीएन में ऐड कर सकते हैं, क्या क्या, हिपैरिन ऐड कर सकते हैं एंड इंसुलिन ऐड कर सकते हैं। हिपैरिन क्या होगा, टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्लॉट के फॉर्मेशन को हम प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन में क्या करेंगे हम, इंसुलिन टू डिक्रीज ब्लड शुगर। इससे क्या होगा, इंसुलिन से अगर किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो गया है तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, फिनिश विदिन 24 आवर, ये फिनिश हो जाता है 24 आवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल वेनस कैथेटर। सेंट्रल वेनस कैथेटर क्या होता है, इस सेंट्रल वेनस कैथेटर में, ठीक है, सेंट्रल वेनस कैथेटर क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे, इट इज ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब होती है। ये क्या होता है, सेंट्रल वेनस कैथेटर क्या होता है, ये ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब होती है। टू यूज़ आईवी फ्लूइड के लिए, मतलब 2 पार्ट जो होता है उसका, उसमें 2 पार्ट को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं आईवी फ्लूइड के लिए, और 1 पार्ट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ड्रग के लिए। उसमें 3 पार्ट्स होते हैं सेंट्रल वेनस कैथेटर में, जिसमें से दो पार्ट को हम यूज़ करते हैं फ्लूइड के लिए और 1 पार्ट का यूज़ करते हैं हम ड्रग देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इसे पेरीफेरल से इंटर करवाते हैं सीधा हार्ट तक। कहाँ से हम इसको डालते हैं, सबसे पहले इसको हम पेरीफेरल से इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद इंटर करवाने के बाद ये सीधा कहाँ से आता है, हार्ट तक। ठीक है, ब्रेकियल वेन के थ्रू। ठीक है, ये किसके थ्रू जाता है, ब्रेकियल वेन के थ्रू जाता है, और यूज़ मोर देन 4 वीक। इसका यूज़ हम कब तक कर सकते हैं, मोर देन हम इसका यूज़ 4 वीक्स तक कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सेंट्रल नर्वस कैथेटर। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा भी, लेकिन अब हम क्या पढ़ते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, पेशेंट को इंट्रावेनस के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, मैंने इसको पढ़ लिया था पहले, फिर भी हम सेकेंड टाइम इसको लिख चुके हैं। ठीक है, आज आपको हम फिर से इसको पढ़ा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। हमने पढ़ा है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में कैसी केयर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टू चेक एनेस्थीसिया, उसको हम क्या करेंगे, उसका एनेस्थीसिया लेवल चेक करेंगे कि अभी वो एनेस्थीसिया जो दिया गया था ऑपरेशन में उस कंडीशन में अभी है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करेंगे गैग रिफ्लेक्स, उसका जो गैग रिफ्लेक्स उसका गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे जो फर्स्ट अफेक्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे कहीं अफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, गैग रिफ्लेक्स हमेशा कॉटन एप्लीकेशन से चेक करते हैं जो पोस्टीरियर फेरिंक्स पे होता है। ठीक है, गैग रिफ्लेक्स हमारे कहाँ होता है, पोस्टीरियर फेरिंक्स पे होता है, जिसको हम किससे चेक करते हैं, कॉटन एप्लीकेटर से। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन वाया बेन, मतलब बेन के थ्रू पेरेंटल न्यूट्रिशन हम कैसे देते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल बेन के थ्रू देते हैं एंड पेरेंटल बेन के थ्रू। ठीक है, सेंट्रल बेन में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ हम सेंट्रल बेन का यूज़ हम क्या करते हैं, इसका 4 वीक तक हम कर सकते हैं। इससे यूज़ सब प्लेबियल बेन होता है एंड इंटरनल जुगलियार बेन होता है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और सेंट्रल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल बेन के थ्रू। ठीक है, पेरेंटल बेन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसका यूज़ हम कितने दिन तक कर सकते हैं, मोर देन 4 वीक तक। ठीक है, PICC लाइन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ठीक है, PICC का फुल फॉर्म क्या होगा, पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ठीक है, पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ठीक है,
नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पैरेंटल न्यूट्रिशन में हमारा कौन कौन सा न्यूट्रिशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं एंड फैट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होगा, डेक्सट्रोज के फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में होता है, डेक्सट्रोज के फॉर्म में होता है। और प्रोटीन किसके फॉर्म में होता है, बॉडी में न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड किया जाता है उसका अलग ही नेम होता है। जो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से लेते हैं तो उसका हम बॉडी में किस नाम से जानते हैं, डेक्सट्रोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोटीन को हम किस नाम से जानते हैं, अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इमल्सन, फैट को हम किस नाम से जानेंगे, फैट को हम किस के थ्रू लेते हैं, इमल्सन के थ्रू। ठीक है, जिसमें क्या होगा, सनफ्लावर ऑयल होगा, सनफ्लावर ऑयल होता है इमल्सन में। फैट किस में होता है, इमल्सन सनफ्लावर ऑयल में होता है एंड सनफ्लावर ऑयल में। ठीक है, सिफेलोवर ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में एंड सिफेलोवर ऑयल में होता है क्या, फैट। ठीक है, इसमें लिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, किसमें, सनफ्लावर ऑयल में क्या प्रेजेंट होता है, लिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है जो लिनोलेनिक एसिड होता है। ठीक है, लिनोलेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिनोलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, इसे इसेंशियल फैटी एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड भी कहते हैं। अगर हमारा इस पर कोई क्वेश्चन बनता है तो हम देख लेते हैं कि उसमें इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन बनता है, कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें आपको बताएंगे, इसमें फॉर एग्जांपल के लिए हमें एक क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं कि हम प्रोटीन और न्यूट्रिशन को कैसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि यदि किसी पेशेंट को टीपीएन डाइट दे रहे हैं तो पेशेंट को सबसे पहले क्या पूछेंगे, अगर किसी पेशेंट को टीपीएन टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो हम सबसे पहले पेशेंट से क्या क्वेश्चन करेंगे, उससे क्या सवाल करेंगे, क्या पूछेंगे उससे। अगर कोई भी ऐसा वैसा सवाल पूछ लेंगे तब तो वो भड़क जाएगा, लेकिन अगर आप उससे प्यार से कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वो ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो हम कोई भी प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट से हम एक बार कंसल्ट करते हैं, उससे पूछते हैं। ठीक है, तो यदि अगर पेशेंट को टीपीएन डाइट देने जा रहे हैं तो पेशेंट को सबसे पहले हम क्या पूछेंगे, ठीक है, क्या पूछेंगे, एलर्जी के बारे में। किसके बारे में पूछेंगे, एलर्जी के बारे में। अब एग एलर्जी के बारे में क्यों पूछते हैं, एग एलर्जी के बारे में। ठीक है, आगे उसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एग एलर्जी, इसमें वाइट वाला पार्ट प्रोटीन होता है। ठीक है, एग एलर्जी क्या है, इसमें वाइट वाला पार्ट जो होता है वो प्रोटीन होता है। येलो वाला पार्ट याक कहलाता है, जो येलो वाला पार्ट होता है अंडे में, एग में, उसे हम क्या बोलते हैं, याक बोलते हैं। ठीक है, ये येलो वाला पार्ट फैट होता है। जो एग एलर्जी होती है इसमें क्या होगा, जो येलो वाला पार्ट होता है उसमें जो येलो वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वही फैट होता है। ठीक है, प्रोटीन ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन ईजिली क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्टेबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एग एलर्जी। एग एलर्जी में हम फिर से पढ़ लेते हैं कि और क्या क्या एलर्जी होगी एग एलर्जी में। ठीक है, पहले हम पेशेंट पढ़ेंगे, पेशेंट को एग एलर्जी से स्टेनिंग होगी। क्या होगी एग एलर्जी में, कि पेशेंट को एग एलर्जी से स्टेनिंग होगी। ठीक है, ये उसके स्किन पे रैशेस हो जाएंगे। यदि किसी से एलर्जी हो रही है तो सबसे पहले उसे स्टॉप कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, अगर किसी भी पेशेंट को किसी खाने से या किसी सब्जी से या किसी फल से या एनीवन किसी भी चीज़ से उसको एलर्जी हो रही है तो उसको सबसे पहले बंद कर देना चाहिए, उसका स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे हम कि एग एलर्जी के बारे में और क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिएगा, हम और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी प्रॉब्लम होती है बनाने में वीडियो, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके।
Thanks for watching. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sabi, नर्सिंग एंड मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, जिसमें से हमने कुछ पार्ट्स पिछली क्लास में पढ़ चुका है। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन में हम आगे पढ़ेंगे एग एलर्जी क्या होती है। ओके, एग एलर्जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, तो हम आज की क्लास में पढ़ते हैं एग एलर्जी क्या होती है। पेशेंट को एग एलर्जी से इटेनिन होगी। ठीक है, पेशेंट को क्या होगा, एग एलर्जी से इटेनिन होगी। ठीक है, स्किन रैशेस होंगे, पेशेंट को स्किन रैशेस होने लगी, खुजलाहट होने लगी उसकी स्किन में। ठीक है, यदि किसी से एलर्जी हो रही है तो उसे सबसे पहले स्टॉप कर देना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को किसी भी खाने से या किसी भी अल्कोहल से, किसी भी फूड से एलर्जी हो रही है, किसी सब्जी से एलर्जी हो रही है, किसी तेल से, एनीवन किसी भी चीज से अगर उसको एलर्जी हो रही है तो सबसे पहले उसको हमें स्टॉप कर देना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, फिल्टर। फिल्टर फिल्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, माइक्रो फिल्टर। माइक्रो फिल्टर क्या होगा, अब आप सोचेंगे कि माइक्रो फिल्टर होता क्या है। माइक्रो फिल्टर में हम आप पढ़ेंगे कि 1.2 होता है। जैसे माइक्रो फिल्टर जो होता है वो छोटी से छोटी चीजों को देखा जाता है उसमें, और उसमें देखा जा सकता है उसको। ठीक है, उसका अनुपात कितना होता है, उसमें उसको हम कितने रेशियो पे देख सकते हैं, 1.2 होता है। ठीक है, डू नॉट यूज टीपीएन सॉल्यूशन नॉट मोर देन 24 घंटे। ठीक है, 4 24 आवर्स। ठीक है, डू नॉट यूज टीपीएन सॉल्यूशन नॉट मोर देन 24 आवर। टीपीएन सॉल्यूशन को 24 आवर से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, यदि डेक्सट्रोज फ्लूइड के रूप में 100 पर आवर दिया जा रहा है तो इंक्रीज ब्लड शुगर फ्लूइड खत्म होते हैं। ठीक है, क्या होगा, यदि डेक्सट्रोज मतलब ग्लूकोज को हम फ्लूइड के रूप में 100 ml 1 घंटे में 100 ml किसी को भी दिया जा रहा है तो ब्लड शुगर उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसका ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड खत्म होते हैं। ठीक है, उसके फ्लूइड जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और उसका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, शुगर डाउन हो जाएगा, उसका ब्लड में शुगर जो है डाउन हो जा मतलब उसका ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाएगा, फ्लूइड खत्म हो जाएगा और शुगर डाउन हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इस कंडीशन में पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल जब बॉडी में कम हो जाता है, जब किसी पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, टीपीएन टीपीएन चढ़ाने के बाद टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन चढ़ाने के बाद स्टॉप कैसे करें। ठीक है, किसी पेशेंट को हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन चढ़ा रहे हैं तो उसको स्टॉप कैसे करेंगे हम, टैपरिंग द टीपीएन सॉल्यूशन एंड स्टॉप द टीपीएन। ठीक है, टैपरिंग मेथड से हम क्या करेंगे, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन को हम सॉल्यूशन को स्टॉप करेंगे। ठीक है, टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, और हम क्या करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को हम प्रिवेंट करेंगे। ठीक, हाइपोग्लाइसीमिया डिक्रीज ब्लड शुगर। अभी मैंने आपको बताया कि जब ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, टैपरिंग मेथड
अभी हमने पढ़ा कि टैपरिंग मेथड क्या होता है। टैपरिंग मेथड के बारे में कि टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन को हम देने के लिए, टैपरिंग स्टॉप करने के लिए टैपरिंग मेथड का यूज करते हैं। तो हम आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टैपरिंग मेथड होता क्या है। ठीक है, पहले 100 ml पर हावर जो सॉल्यूशन होता है टैपरिंग मेथड के लिए 100 ml सॉल्यूशन लेंगे। फिर उसके बाद 50 उसको पहले जब फ्लूइड हमारा चढ़ता है तो हम क्या करेंगे, अगर 100 ml पर हावर चल रहा है तो उसको थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, उसको हम पहले 100 ml चढ़ रहा है पर हावर 1 घंटे के अंदर में अगर 100 ml पेशेंट को चढ़ रहा है, दिया जा रहा है सॉल्यूशन, तो उसको थोड़ा सा कम करेंगे, उसको थोड़ी देर में 50 ml पर हावर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 25 ml पर हावर कर देंगे। उसके बाद स्टॉप TPN, फिर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले 100 ml पर हावर चढ़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम करेंगे, 50 ml कर देंगे पर हावर के हिसाब से, फिर 25 ml कर देंगे पर हावर के हिसाब से। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन की फ्लूइड को हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगी। ठीक है, धीरे धीरे करके हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन को स्टॉप करते हैं। एकाएक अगर हम 100 ml है उसको डायरेक्टली हम स्टॉप कर देते हैं तो उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन। तो हमें TPN टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन को हम स्टॉप कैसे करते हैं, टैपरिंग मेथड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैपरिंग मेथड। ठीक, अगर हम इस पे देख लेते हैं, अगर एक कोई क्वेश्चन बनता है कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि पेशेंट को TPN के कारण, ठीक है, अगर पेशेंट को TPN के कारण हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो ट्रीटमेंट क्या दोगे। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को TPN के कारण हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो ट्रीटमेंट उसको क्या दोगे आप। ठीक, उसको हम क्या देंगे, डेक्स्ट्रोज 10% दे देंगे। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को TPN के कारण जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो उसको हम क्या दे देंगे, डेक्स्ट्रोज 10%। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि TPN कॉम्प्लिकेशन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देने के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में हम फर्स्टली पढ़ लेते हैं एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, एयर एम्बोलिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, इनएडिक्वेट हैंडलिंग ऑफ लाइन, सेंटर लाइन। ठीक है, इनएडिक्वेट हैंडलिंग लाइन एंड ऑफ इनएडिक्वेट हैंडलिंग ऑफ लाइन, सेंट्रल लाइन। ठीक है, जो हैंडलिंग लाइन होगा वो इनएडिक्वेट हो जाएगा और वो सेंट्रल लाइन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, IV फ्लूइड के थ्रू बॉडी में एयर चली जाना। ठीक है, IV फ्लूइड के थ्रू जब IV फ्लूइड के थ्रू अगर किसी पेशेंट को IV फ्लूइड चढ़ रहा है तो उसमें अगर एयर नहीं निकाली गई और वह बॉडी के अंदर चली जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एयर एम्बोलिज्म, जिसे बोलते हैं IV फ्लूइड के थ्रू बॉडी में एयर चली जाना इज कॉल्ड एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देने के बाद बॉडी में क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे, उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या साइन सिम्टम दिखाई देंगे, डिस्निया होगा। ठीक है, डिस्निया होगा, पेशेंट को क्या होगा, डिस्निया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट को सांस लेने में, ब्रीथ करने में उसको डिफिकल्टी होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्निया। ठीक है, डिस्निया। पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगा। ठीक, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन BP लेवल का कम हो जाना। अगर किसी पेशेंट को हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं तो उसमें साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे, जिसमें होगा डिस्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रेस्टलेसनेस होगा, हाइपोटेंशन होगा। ठीक है, BP लेवल कम हो जाएगा उसका। ठीक, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमोथेरिक्स। ठीक है, न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, लंग्स में प्लूरल फ्लूइड की जगह एयर भर जाना,
क्या होता है, अगर पेशेंट की लंग्स में जो होता है, लंग्स मतलब होता है फेफड़ा, ठीक। अगर किसी पेशेंट में लंग्स में प्लूरल फ्लूइड की जगह एयर भर जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि न्यूमोथोरैक्स होता क्या है। इसका डेफिनेशन होगा क्या, कलेक्शन ऑफ एयर इन थोरैक्स कैविटी। जब क्या होगा, थोरैक्स कैविटी में एयर भर जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम। न्यूमोथोरैक्स के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, डिस्पनिया होगा, रेस्टलेसनेस होगा, हाइपोटेंशन होगा एंड टैकीकार्डिया होगा। पेशेंट को क्या होगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, प्रोवाइड पोजीशन। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यदि पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हुआ है तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हो गया है तो हम कैसे पता करेंगे कि उसको न्यूमोथोरैक्स हो गया है, ठीक है। अफेक्ट साइड लंग्स साउंड एब्सेंट। उसका लंग्स क्या होगा, उसका साइड लंग्स क्या होगा, वो अफेक्टेड हो जाएगा और साउंड जो है वो एब्सेंट हो जाएगा, जिससे पता हो जाएगा कि पेशेंट को क्या हुआ है, न्यूमोथोरैक्स हो गया है, ठीक। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया, अब हाइपरग्लाइसीमिया क्या हो जाता है, हाइपो में क्या होगा कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या था कि उसमें ब्लड शुगर लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, और जो ये हाइपरग्लाइसीमिया है उसमें क्या होगा कि ब्लड में शुगर लेवल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, उसको हाइपर बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को, अगर कोई पेशेंट या कोई भी पर्सन हो, कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको इंसान क्या बोलता है, हाइपर क्यों हो जा रहे हो। हाइपर मीन्स होता है ज्यादा हो जाना, और अगर कम होता है तो हाइपो क्यों हो जा रहे हो, ठीक। तो इससे हमें पता चलता है कि कम और ज्यादा, हाइपो मीन्स होता है कम और हाइपर मीन्स होता है ज्यादा, ठीक है। जहाँ हाइपो रहेगा वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, मतलब ब्लड में शुगर लेवल का कम हो जाना, और जब हाइपर होगा ग्लूकोज का लेवल जो होता है, शुगर लेवल वो ज्यादा हो जाएगा ब्लड में, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, पॉलीयूरिया होगा, ठीक, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिस्पनिया होगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल होगा, ठीक है, कॉस्मल रिस्पायरेशन होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा, ठीक है। ये हाइपरग्लाइसीमिया के साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसमें हम ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड, हाइपरग्लाइसीमिया में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट स्लो इन्फ्यूजन ऑफ टीपीएन सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को हम क्या करेंगे, स्लो इन्फ्यूजन, मतलब स्लोली स्लोली उसको हम क्या करेंगे, टोटल पेरेंटल टीपीएन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इंसुलिन देंगे। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होगा, हम पेशेंट को इंसुलिन प्रोवाइड करेंगे, ठीक। इंसुलिन इंजेक्शन होता है जिससे पेशेंट को ब्लड शुगर लेवल को कम किया जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको इंसुलिन इंजेक्शन देंगे। हाइपोग्लाइसीमिया, अभी मैंने आपको पढ़ाया हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसीमिया तो हमने पढ़ लिया है, अब हाइपोग्लाइसीमिया भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया में हम क्या पढ़ेंगे, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल का कम हो जाना, ठीक है। अब इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाएंगे कि स्लरिंग ऑफ स्पीच, उसकी स्पीच में क्या होगा, स्लरिंग होगा, और ब्राउजीनेस होगा, ब्लड विजन होगा, लेथार्जी होगा, ठीक है। पेशेंट लेजी होगा, एकदम लेथार्जी हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के साइन एंड सिम्टम, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, इसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड ग्लूकोज,
एंड जूस। पेशेंट को हम क्या करेंगे कि उसका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करने के लिए, मतलब ज्यादा नहीं करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उसको जूस प्रोवाइड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड क्या होता है, रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ टीपीएन सॉल्यूशन, बहुत तेजी से टीपीएन सॉल्यूशन दे देना, ठीक है। क्या होगा, बहुत तेजी से अगर किसी पेशेंट को हम टीपीएन सॉल्यूशन दे देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। किसी भी चीज का ओवरलोड हो जाना, जैसे फ्रूट का ओवरलोड हो जाएगा, खाने का ओवरलोड हो जाना, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड को। इसमें क्या होगा, रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ टीपीएन सॉल्यूशन को हम बहुत तेजी से दे देंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, ठीक। अगर हम किसी पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो ही गया है तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम। टैकीकार्डिया होगा, उसमें हाइपरटेंशन होगा एंड बाउंडिंग पल्स होगी, जुगलियार बेन डिस्टेंशन होगा, और क्या होगा, क्रैकल साउंड होगा, ठीक है। पेशेंट में क्या क्या दिखाई देगा, टैकीकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, पेशेंट में हाइपरटेंशन होगा, बाउंडिंग पल्स होगी उसकी, जुगलियार बेन डिस्टेंशन होगा, ठीक है, एंड क्रैकल साउंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट। इसमें हम ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, स्लो द स्पीड ऑफ फ्लूइड, उसका फ्लूइड जो देंगे हम, टीपीएन सॉल्यूशन देंगे, फ्लूइड देंगे, उसका हम क्या करेंगे, स्लो कर देंगे, ठीक है। प्रोवाइड डायरेटिक ड्रग, उस पेशेंट को हम क्या करेंगे, डायरेटिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे, ठीक। लूप डायरेटिक ड्रग में क्या क्या देते हैं, लूप डायरेटिक्स देंगे एंड फ्लूसामाइड या लैसिक्स देते हैं, ठीक है।